जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोग बल तथा गति के नियम चैप्टर पढ़ रहे थे और बल तथा गति के नियम चैप्टर में पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, जिसमें पार्ट 1 में हम लोग गति के प्रथम नियम तक पढ़ चुके हैं और संवेग के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे गति के द्वितीय नियम। ठीक है, गति के द्वितीय नियम क्या है इसके बारे में। तो गति के द्वितीय नियम क्या कहा गया है? गति के द्वितीय नियम में कहा गया है कि बल जो होगा, बल वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी समानुपाती होगा संवेग में परिवर्तन के दर के बराबर। यानी बल जो है, बल इस समानुपाती होगा संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, इसके बराबर होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। संवेग में परिवर्तन का दर कहने का क्या मतलब? अगर मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट शुरू में इसका मास m है, मास m, तो अगर ये ऑब्जेक्ट आगे चल करके भी इसका मास तो m ही रहेगा, मास में कोई परिवर्तन होगा? हम यहाँ से कहीं भी चले जाए तो मेरे मास में कोई परिवर्तन, अगर हम यहाँ 50 किलो के तो कहीं भी चला जाएंगे तो 50 किलो के ही रहेंगे, तो मास में परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन वेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन, संवेग का फार्मूला होता है P बराबर मास गुने वेलोसिटी, एम भी मास इंटू वेलोसिटी। संवेग बराबर फार्मूला है, P से डिनोट करते हैं। संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग। तो द्रव्यमान तो सेम रहेगा, द्रव्यमान क्या रहेगा, हर जगह पे सेम रहेगा। यानी अगर वेलोसिटी बदल जाएगा तब ये वेग बदलेगा। ठीक है, यानी सारा चीज़ वेग का खेला है, वेग बदलेगा तो संवेग बदलेगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट का शुरू में वेग जो है u रहता है और अंतिम में जाकर के वेग v हो जाता है, तो शुरू में इसका मतलब संवेग इसका ये था और अंतिम में संवेग ये था। तो संवेग में परिवर्तन कहने का क्या मतलब कि पहले P1 था और बाद में P2 हो गया, यही ना। अगर शुरू में किसी का संवेग 5 रहेगा, बाद में 10 हो जाएगा, तो यही ना, 10 में से 5 घटा लेंगे, यानी परिवर्तन कितना हुआ, 5 का हुआ। तो शुरू में किसी का F अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखें तो संवेग में परिवर्तन की दर कहने का क्या मतलब कि P2 माइनस P1, यही हुआ। ठीक ना, शुरू में जो संवेग था, अंतिम में जो संवेग था, इसमें चेंज हुआ होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है खूब स्पीड से जा रहा है तो संवेग का फार्मूला क्या, मास इंटू वेलोसिटी, तो उतना के वेलोसिटी से जा रहा है। अगर वो ब्रेक लगा दिया तो उसके संवेग में परिवर्तन होगा। ठीक है, क्योंकि मास तो वही रहेगा, वेलोसिटी में परिवर्तन हो जाएगा। तो कितना संवेग में परिवर्तन हो गया, ठीक है, तो घटाएंगे तो पता चलेगा। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू संवेग कितना था अंतिम में m भी, और शुरू में कितना था mu था। ठीक है, और परिवर्तन की दर कहने का मतलब समय, नीचे क्या, समय। ठीक ना, यानी उतना परिवर्तन होने में कितना समय लगा, दर मतलब। ठीक है, तो यहाँ से F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया, m अगर हम कॉमन ले लें तो v माइनस यू बाई टी के आया, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। ठीक ना, m एक आया, v माइनस यू बाई टी बराबर a का फार्मूला क्या होता है, a बराबर, जहाँ पर a बराबर फार्मूला होता है v माइनस यू बाई टी, वही v माइनस यू बाई टी के जगह पे हम यहाँ a रख दी। अब इस वाला प्रोपोर्शनल को जब हम हटाते हैं तो बराबर लगाएंगे और एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट, और k का वैल्यू पता है कि 1 होता है, k कांस्टेंट कितना होता है इसमें, 1 होता है। तो F बराबर मेरा फार्मूला जो निकलता है ma। ठीक है, तो बल का जो फार्मूला है, ठीक है, बल का जो सूत्र है, ये कौन सा नियम के अनुसार निकलता है, तो गति के दूसरे नियम के अनुसार बल का फार्मूला निकलता है। गति का दूसरा नियम है क्या कि बल जो होता है समानुपाती होता है संवेग में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है, और ये F बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन फार्मूला निकलता है, द्रव्यमान गुने त्वरण। ठीक है दोस्त, m कहने का मतलब m द्रव्यमान और a कहने का मतलब है त्वरण। ठीक है, तो ये फार्मूला निकला। ठीक है दोस्त, तो ये गति के द्वितीय नियम है। अब गति के द्वितीय नियम का एग्जाम्पल कुछ समझ लेते हैं। एग्जाम्पल कहने का क्या मतलब, बल किस पे, देखिए मास अगर बढ़ेगा तो बल भी बढ़ेगा, त्वरण बढ़ेगा तो बल भी बढ़ेगा, दोनों गुना होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन।
तो इसका चाहे हम यहाँ से भी समझ सकते हैं कि बल जो होगा इस संवेग में परिवर्तन के दर है, ठीक ना। दर अगर ज़्यादा होगा, समय ज़्यादा होगा तो बल कम हो जाएगा। दर अगर ज़्यादा होगा तो इस समय व्युत्क्रमानुपाती है समय का, है कि नहीं। नीचे समय आ रहा है तो समय ज़्यादा लगेगा, समय ज़्यादा तो बल ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम। वेग में जितना ज़्यादा परिवर्तन होगा बल उतना ज़्यादा लगेगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अगर हम गति के दूसरे नियम की अगर एग्जाम्पल व्यवहारिक तरीका से समझें, ठीक है। तो कोई खिलाड़ी जैसे गेंद आते रहता है और कैच पकड़ता है, कैच को पकड़ता है ना, तो वहाँ पर कैच पकड़ते समय ये ध्यान रखा जाता है कि हम टाइम क्या करें, ज़्यादा लगाते हैं, ठीक है। एकाएक ऐसे रोक लेंगे तो टाइम क्या होगा, कम होगा और चोट ज़्यादा लगेगा, यानी बल ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। संवेग में परिवर्तन देखिए, भी जो था, अगर कोई गेंद बहुत स्पीड में आ रहा है, गेंद अगर कोई स्पीड में आ रहा है तो मान लीजिए कि 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आ रहा है, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई गेंद इतना के स्पीड से आ रहा है, जैसे हम उसको हाथ में लिए तो स्पीड कितना हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड। तो परिवर्तन तो इतना का है ना, परिवर्तन इतना का है। तो हम इसमें अगर टाइम हम 1 सेकेंड लगाते हैं, टाइम अगर 1 सेकेंड लगाते हैं तो क्या होगा कि ये बल जो आएगा 10 आएगा। टाइम अगर 2 सेकेंड लगाते हैं तो बल कम लगेगा, टाइम 3 सेकेंड लगाते हैं और बल कम जाएगा। तो जितना ज़्यादा टाइम लगा देंगे, जितना ज़्यादा टाइम लगाएंगे उतना बल कम होगा और चोट का कम एहसास होगा। इसलिए जब गेंद हम पकड़ते हैं तो, ठीक है, कैच को पकड़ते हैं तो टाइम ज़्यादा लगाते हैं पीछे खींच करके, तो चोट हमें क्या लगता है, कम लगता है, ठीक है। इस तरीक़ा से जैसे अगर मान लीजिए कि हम कहीं पे ईंटा पर कूदें, ईंटा पे, तो एकाएक कूदने के बाद क्या होगा, रुक जाएंगे एकाएक, टाइम का कोई गैपिंग नहीं हुआ, तो टाइम वहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम का अंतराल जो है कम होगा, तो फोर्स ज़्यादा लगेगा और चोट ज़्यादा लगेगा। लेकिन वही जब हम बालू पे कूदे या गद्दा पे कूदे तो धीरे से बैठता है, ठीक है, तो समय का अंतराल ज़्यादा हो जाता है, तो फोर्स हमको कम लगता है और चोट कम लगता है, ठीक है। तो ये गति के कितने दूसरा नियम हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा गति के दूसरे नियम, ठीक है। चलते हैं गति के तीसरे नियम में। तो न्यूटन के गति के तीसरे नियम में चलते हैं। तीसरा नियम क्या कहा गया है, इसमें कुछ खास है नहीं। बोला गया है कि हम जितना बल किसी वस्तु पे लगाते हैं, ऑब्जेक्ट पे, उतना ही बल वो हम पे लगाते हैं, ठीक है। हम अगर जैसे बोर्ड पे जितना बल लगा रहे हैं, बोर्ड भी हम पे उतना ही बल लगा रहा है, ठीक ना। यानी ये हो गया एक्शन और रिएक्शन का मामला, ठीक ना। जितना एक्शन हम कर रहे हैं, उतना ही उधर से ऑपोजिट में से भी रिएक्शन मिल रहा है, ऑपोजिट रिएक्शन मिल रहा है। तो हर एक्शन का ऑपोजिट रिएक्शन होता है, हर क्रिया का प्रतिक्रिया होता है, ठीक ना। तो यही है न्यूटन के गति के तीसरे नियम। हर के जैसे हम जितना कोई वस्तु पर बल लगा रहे हैं, अगर हम F1 बल लगा रहे हैं तो वो भी उधर से उतना ही बल F बल ही लगाएगा, लेकिन कैसा लगाएगा, इधर से अपोजिट लगाएगा, ठीक ना। कैसा लगाएगा, अपोजिट बल लगाएगा, ठीक। तो वही बोला गया कि हम जितना कोई वस्तु पे बल लगाते हैं उतना ही हम पे वो बल लगाता है। तो ये हो गया न्यूटन के गति के तीसरे नियम। अब न्यूटन के गति के तीसरे नियम होगा कैसे, जैसे हम अभी चल रहे हैं, तो हम ज़मीन पे बल लगाते, तो ज़मीन भी हम पे बल लगा करके हमको आगे की तरफ ढकेलती है, ठीक है। हम इसको ज़मीन को पीछे की तरफ ढकेल रहे हैं चलने के दरमियान में, ऐसे तो चलते हैं तो ज़मीन भी आगे की तरफ ढकेलता है। तो ये हुआ न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार। यहाँ पर कौन सा नियम, जैसे तैराक है, तैरने वाला, तो वो पानी को पीछे की तरफ ऐसे से ढकेलता है, तो तैराक आगे की तरफ बढ़ता है। कौन सा नियम, न्यूटन के गति के तीसरे नियम, ठीक है। जैसे नाव पर किनारा में जब आता है तो उस पर से वो कूदता है किनारा में, तो नाव को वो पीछे की तरफ ढकेलता है, वो आगे की तरफ चला जाता है। तो ये न्यूटन की गति के कौन सा नियम है, तीसरे नियम है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं न्यूटन के गति के तीसरे नियम समझ में आए होंगे, ठीक है। तो वही हम लोग जैसे ज़मीन पे चलते हैं तो आसानी से चल लेते हैं, ज़मीन हमको क्या दे देता है, धक्का दे देता है। लेकिन वही जब हम लोग रेत पर चलते हैं, बालू पे चलते हैं, तो बालू पे चलते हैं तो होता क्या है कि हम बालू को पीछे की तरफ धक्का देते हैं, तो वहाँ संवेग में क्या हो जा रहा है, वहाँ परिवर्तन हो जा रहा है, ठीक है। समय अंतराल हो जा रहा है कि बालू पीछे की तरफ धकेला जा रहा है, बालू हमको धकेल नहीं पाता है आगे की तरफ, हम धक्का देते हैं और वो पीछे की तरफ धकेला गया, ठीक है।
तो हमको आगे की तरफ, तो बालू पे चलना क्या हो जाता है, थोड़ा कठिन हो जाता है। ठीक है, तो यही है गति के तीसरा नियम, कुछ खास इसमें है नहीं। फिर नेक्स्ट गति के तीनों गति के नियम पढ़ लिए, अब हमको पढ़ना है आवेग। ठीक ना, आवेग इंग्लिश में बोलते हैं इम्पल्स, इम्पल्स। ठीक ना, आवेग होता क्या है कि आवेग क्या होता है कि फोर्स को हम लोग अगर बढ़ा दें और समय को हम लोग अगर कमा दें, ठीक है, बल बढ़ा दें और समय कमा दें, यानी बहुत कम समय में जोरदार बल लगे, तो वही क्या कहलाएगा, आवेग। आवेग के कारण चोट लगता है, बहुत भयानक चोट। ठीक ना, आवेग के कारण क्या होता है, बहुत, जैसे अगर हम गेंद आ रहा है सामने से, ठीक ना, और गेंद को एकाएक रोक ले, यानी समय बहुत कम है और बल बहुत तेज़ी से लगा। बल क्या लगा, अगर खिलाड़ी गेंद को मारा और हम डायरेक्ट ऐसे पकड़े, तो गेंद बहुत तेज़ी से आ रहा था, यानी बल बहुत तेज़ी का काम किया। ठीक ना, और समय बहुत कम लगा, बहुत कम समय के लिए, तो चोट बहुत लगा। तो चोट किसके कारण लगता है, तो आवेग के कारण। आवेग के कारण क्या लगता है, चोट लगता है। ठीक है, तो समय कम हो और बल ज़्यादा हो। ठीक है, तो आवेग का फार्मूला क्या होता है, आवेग जो होता है उस संवेग में परिवर्तन होता है, संवेग में परिवर्तन होता है। जबकि हम एक चीज़ पढ़ें, बल क्या पढ़ें, बल के बारे में गति के नियम के अनुसार बल क्या पढ़ें कि संवेग में परिवर्तन की दर पढ़ें, संवेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, परिवर्तन की दर, ये हम दूसरा नियम के अनुसार पढ़ें, दूसरा नियम में। ठीक है, दूसरा नियम में कि बल क्या है कि संवेग में परिवर्तन की दर, जबकि आवेग क्या है, तो संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन। और संवेग क्या है, तो द्रव्यमान गुने वेग। ठीक, तो संवेग में जो परिवर्तन होगा वही क्या कहलाएगा, आवेग कहलाएगा। दर यानी समय जो है इसमें नहीं है। ठीक है, आवेग का जो फार्मूला होता है इम्पल्स का, आवेग का, ठीक ना, वो होता है बल गुने समय अंतराल, समय अंतराल। ठीक ना, बल गुने समय अंतराल। तो ये कौन सी का फार्मूला होता है, आवेग का फार्मूला होता है। ठीक है, तो आवेग जितना ज़्यादा होगा, यानी समय अंतराल जो है, समय अंतराल अगर ज़्यादा हो जाएगा तो आवेग भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो आवेग के कारण हमको क्या लगता है, चोट लगता है। ठीक है, तो आवेग को कम करने के लिए क्या करना होगा कि हम टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा लें, तो आवेग के कारण क्या लगेगा, चोट लगेगा। तो यही आवेग है, आवेग का फार्मूला बल गुने समय अंतराल। ठीक है, आवेग पर आधारित कुछ घटना हम लोग समझ लेते हैं। कुछ घटना क्या है, जैसे अगर हम बात करें तो अगर हम एक जोरदार थप्पड़ अगर मारे किसी को, तो न्यूटन के तीसरा नियम के अनुसार क्या हुआ कि जितना हम जोर से बल लगाएं, किसी के गाल पे मारे, ठीक है, तो उतना ही तो गाल भी हमारी ये थप्पड़ पे बल लगाया होगा, इस हथेली पे बल लगाया होगा, तो जितना हमको चोट लगना चाहिए उतना ही उसको चोट लगना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट अलग अलग चीज़ है। वही चीज़ आप पत्थर पे आजमा के देखिए, आपको चोट लगेगा, उसको नहीं लगेगा। ठीक ना, तो चूँकि ये जो है वो थोड़ा ज़्यादा कठोर है, वो मुलायम है, तो उस पर ज़्यादा चोट महसूस हुआ। लेकिन क्रिया जो हुआ, एक्शन और रिएक्शन, बल उतना ही लगा दोनों को, जितना हम लगाए उतना वो लगाया न्यूटन के तृतीय गति के अनुसार। वहाँ पर चोट क्यों, क्योंकि हम बहुत जोरदार, बहुत ज़्यादा बल, ठीक ना, बहुत कम समय में लगा दिए, तो चोट महसूस होगा। किसके कारण, आवेग के कारण चोट महसूस होगा। ठीक है, तो आवेग, उम्मीद करते हैं आवेग समझ गए होंगे। ठीक है, जैसे अगर हम लोग देखते हैं कि जैसे चीनी बर्तन होता है ना, चीनी मिट्टी का बर्तन, तो चीनी मिट्टी के बर्तन को जब पैक करके दिया जाता है तो उसमें कुछ घास फूस या कागज उगज भर दिया जाता है किनारे में, ताकि जब वो गिरे तो उसमें क्या आ जाए, समय अंतराल आ जाए। ठीक है, उसमें समय का क्या आ जाए, अंतराल आ जाए, और उससे आवेग जो है कम हो जाए। और आवेग जब कम होगा तो क्या होगा, उस फूटने से बच जाएगा। ठीक है, तो नुकसान से बचने के लिए ये दिया जाता है। जैसे अगर हम देखें कि अगर हम ध्यान दें तो ये भी चीज़ दिया जाता है, जैसे अगर हम बल कम लगेगा, जैसे यहाँ समय अंतराल कहाँ जाएगा, यहाँ पे, तो बल कम लगेगा तो ऑटोमेटिक नहीं टूटेगा। तो जैसे अगर हम देखें
कि कोई आदमी रेस करता है तो उसको सलाह दिया जाता है कि वो जब अपना स्पीड को कमाए ना, जैसे दौड़ते दौड़ते जब उसको रुकना है तो वो अपना स्पीड को कमाए, धीरे धीरे करके रुका जाता है, स्पीड को कम करके रुका जाता है। एकाएक ऐसे नहीं कि एकाएक दौड़ते दौड़ते आ रहे एकाएक रुक गए, ऐसे नहीं। उसको सलाह दिया जाता है कि वो धीरे धीरे करके रुके, ठीक है, स्टॉप ले, ताकि कौन चीज़ आ जाए, समय अंतराल ज़्यादा हो। और जब समय अंतराल ज़्यादा होगा तो उस पर बल कम लगेगा, ठीक है। बल क्या हो जाएगा, धीरे धीरे उसके द्वारा लगाया गया बल कम होता जाएगा और उसको थकान कम महसूस होगा, ठीक है। तो ये हम समझे आवेग के बारे में, ठीक है दोस्तों। अब आवेग हो गया, अब हम समझते हैं कुछ बल के बारे में, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल के बारे में। तो अब हम जानते हैं अभिकेंद्रीय बल जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं और अपकेंद्र बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। अभिकेंद्र बल क्या होता है दोस्त, कि हम लोग जब वृत्तीय पथ पर चलते हैं, कोई इस तरीक़ा से वृत्तीय पथ पर चलते हैं, गोल रास्ता पे इस तरीक़ा का चलते हैं, तो ऐसे रास्ते पे क्या होता है कि वेग का जो परिमाण होता है, वेग का जो परिमाण होता है, वेग परिमाण वो क्या होता है कि फिक्स होता है, वो नहीं बदलता है, ठीक ना। जबकि अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे दिशा इधर की तरफ था, यहाँ पे आगे बढ़े तो दिशा इधर की तरफ था, लेकिन जबकि दिशा में क्या होते रहता है, दिशा में परिवर्तन होते रहता है, ठीक ना। दिशा में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो जब हम लोग वृत्तीय पथ पर चलते हैं तो वेग का परिमाण लगभग क्या रहता है, फिक्स रख सकते हैं, वो तो कम और स्लो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम वृत्तीय पथ पर लगातार अगर चलें, ठीक है, तो वेग का परिमाण फिक्स हो सकता है, लेकिन दिशा में हमेशा क्या होगा, परिवर्तन होगा। और ऐसे तो जब इस तरीक़ा से चलते हैं, वेग परिमाण सेम और दिशा में परिवर्तन, तो एक बल लगता है बाहर से अंदर की तरफ। कहाँ की तरफ बल लगता है, अंदर की तरफ, केंद्र की तरफ। और जब अंदर की तरफ बल लगेगा तो उसे अभिकेंद्र बल कहेंगे। कहाँ की तरफ बल अंदर की तरफ बल लगेगा तो इसे अभिकेंद्र बल कहेंगे। तो केंद्र से इसका दूरी r होता है। अगर हम स्पीड की बात करें, वेग की बात, तो v वेग से चलेगा, v वेग से चलेगा, और कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट चलेगा जिसका द्रव्यमान क्या होगा, m होगा। तो यहाँ पर जो बल का जो मान आएगा, जो बल लगाएगा, वो mv²/r लगेगा। क्या लगेगा, कितना बल लगेगा, mv²/r, ठीक है। ये अभिकेंद्रीय बल पर कई चीज़ काम करते हैं। जैसे अगर हमको सड़क पर मुड़ना होगा, जैसे सड़क कुछ इस तरीक़ा का, जहाँ पर सड़क का गोलाई है, इस तरीक़ा से जा रहे हैं और ऐसे सड़क पे मुड़ना है, ठीक है। तो सड़क पे जब हम लोग मुड़ते हैं इस तरीक़ा से, तो वेग में क्या हुआ, वेग परिमाण मान लीजिए फिक्स है, और दिशा में क्या हो गया, परिवर्तन, दिशा में परिवर्तन हुआ। तो यहाँ पे, और वृत्तीय पथ है, यहाँ पे गोल पथ है, तो यहाँ पर कौन सा बल लगेगा, अभिकेंद्रीय बल। यानी हम लोगों का बल जो है यहाँ पर इस तरीक़ा से अंदर की तरफ बल लगता है। तो आप देखे भी होंगे कि सड़क को जब बनाया जाता है यहाँ पे, तो इस तरीक़ा से इधर हल्का उठा दिया जाता है और इधर ढलान रहता है इधर की तरफ, ठीक है, इधर हल्का उठा दिया जाता है ताकि अभिकेंद्रीय बल लगे इधर की तरफ, ठीक है, जिससे आदमी गिरे नहीं, ठीक है। तो एक अभिकेंद्रीय बल लगता है सड़क वगैरह पर, इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ठीक है। और क्या, जैसे डोरी में अगर हम पत्थर बांधते हैं और इस तरीक़ा से हम घुमाएं, तो वहाँ पर भी कौन सा बल लगेगा, अभिकेंद्रीय बल, अंदर की तरफ बल लगेगा, ठीक है। अब अपकेंद्रीय बल क्या होता है, अपकेंद्र बल, अपकेंद्र बल यानी बल जब कहाँ की तरफ लगे, बाहर की तरफ बल लगे, यानी डायरेक्शन बल का जो हो वो बाहर की तरफ हो, और ऐसे बल को हम लोग अपकेंद्र बल कहेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहेंगे, जब बाहर की तरफ हो, ठीक ना। और ये बल जो है ना, वास्तव में आभासी बल है, काल्पनिक बल है, ठीक है, लगता वो नहीं है, आभासी बल है ये वाला, ठीक है। तो जब काम करे कि बल कहाँ की तरफ लग रहा हो, बाहर की तरफ वस्तु पर लग रहा हो, तो ऐसे बल को हम लोग कौन सा बल कहते हैं, अपकेंद्र बल कहते हैं, ठीक ना। यह केंद्र से क्या काम करता है, दूर काम, देखिए ये केंद्र की तरफ काम करता है, ये केंद्र से दूर काम करता है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे तो एक हम दही से अगर हम बात करें तो क्रीम निकाल सकते हैं। दही से क्रीम निकालने वाला मशीन जो है, उसमें ये वाला अपकेंद्रीय बल पर काम करता है, ठीक ना, क्रीम निकालने की मशीन जो होता है, ठीक है।
क्रीम निकालने का कहने का मतलब दही से मक्खन लिख दीजिए, चाहे क्रीम ही रहने दीजिए, मक्खन। ठीक है, तो ये वाला जैसे वॉशिंग मशीन का जो ड्रायर होता है, जिस वॉशिंग मशीन में कपड़ा क्या होता है, सूखता है, तो उस वॉशिंग मशीन में भी गोल गोल घूमते रहता है, इसमें हम लोग कपड़ा को डाल देते हैं, तो इसमें से पानी जो होता है इधर छिद्र रहता है, तो पानी जो होता है इससे बाहर की तरफ निकलता है। तो यहाँ पर कौन सा बल काम किया, अपकेंद्र बल। बल कहाँ की तरफ लग रहा है, बाहर की तरफ लग रहा है। तो ये भी वॉशिंग मशीन ड्रायर, ठीक है, वॉशिंग मशीन ड्रायर जिसमें कपड़ा सूखता है, तो कौन सा बल पे काम करता है, अपकेंद्रीय बल पे, और ये वाला अभिकेंद्रीय बल पे। ठीक है, तो अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। बल तथा गति के नियम, ये चैप्टर समाप्त होते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। जय हिंद।